गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, सीपीओ हो, एनडीए, सीडीएस, बैंक पीओ, जितने भी ये एग्जाम्स हैं या डिफेंस से संबंधित जो 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स रहते हैं, इवन इन स्कूल स्टैंडर्ड में आ जाए 9, 10, 11, 12 तक में, यहाँ पर जो है ग्रामर का बहुत रोल रहता है। आपको जो क्वेश्चन पेपर्स पूछे जाएंगे उसमें एरर करेक्शन के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उन एरर करेक्शन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, चाहे वो आपका स्कूल स्टैंडर्ड का एग्जाम हो 9, 10, 11 तक, या आपका कोई बैंक सीपीओ या एनडीए का एग्जाम हो। इन एग्जाम्स में जो एरर करेक्शन के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैंने आज एक छोटा सा वीडियो लॉन्च कर रहा हूं आर्टिकल्स के ऊपर, और आर्टिकल्स के ऊपर मोस्टली क्वेश्चंस जो है आते ही हैं। तो आज आर्टिकल्स पे बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आर्टिकल्स लगते कहाँ हैं, आर्टिकल्स हैं कौन कौन से। तो अपन जानते हैं देयर आर 3 काइंड्स ऑफ आर्टिकल, ए, एन और दी। A, N or A, N and B, these are 3 articles in which A and N are known as indefinite article and the is known as definite article. Now, how can you put these articles before noun? I will tell you today this. तो देखिए, इसको समझने से पहले, क्योंकि आर्टिकल्स नाउन से पहले लगते हैं, तो हमको ये समझना चाहिए कि कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी सेंटेंस है, उसमें सब्जेक्ट होता है। तो जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन होता है या प्रोनाउन हो सकता है, और मोस्टली जो नाउन है उसे हमें समझना है। तो नाउन की डेफिनेशन हमारे और नाउन से संबंधित एक वीडियो हमने लॉन्च किया हुआ है, लेकिन फिर भी हम आज उसको रिवाइज कराते हैं आपको, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो नाउन की जो सिंपल डेफिनेशन है, नाउन इज द नेम्स ऑफ द थिंग्स एंड पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। जो नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन एंड थिंग्स, इसमें हमने एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया भी जोड़ा हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इसलिए जोड़ा हुआ है कि जो फीलिंग्स हैं, जो एक्शंस हैं, जो स्टेट्स हैं, जो क्वालिटीज हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के अंतर्गत एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अपन अध्ययन करते हैं। तो जनरली जो है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन। नंबर 1 कॉन्क्रीट आए, मैं लिख देता हूं, ये मैंने लिखा नाउन। ये जनरली 2 प्रकार की हो गई। नंबर 1 कॉन्क्रीट, CONCRETE, कॉन्क्रीट नाउन, एंड अनदर इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन्स, हम उन नाउन्स को कहते हैं दोज आर टेंजिबल एंड देन कैन बी सीन, टच्ड, जिन्हें हम देख सकते हैं, ये मूर्त रूप में रहती है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन्स होते हैं जिनमें केवल जो है हम भाव से समझ सकते हैं। जो इनटेंजिबल होते हैं, ये अमूर्त रूप के भाव होते हैं, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में आते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। इसी तरीके से ये कॉन्क्रीट नाउन फिर अगेन फर्दर कैटेगराइज्ड, इट इज अगेन डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स।
जिसके अंतर्गत आता है नंबर 1 प्रॉपर नाउन, नंबर दूसरा है इसमें कॉमन नाउन्स, नंबर थर्ड है आपका कलेक्टिव नाउन्स, एंड नंबर फोर्थ है आपका मैटेरियल नाउन। कॉन्क्रीट नाउन को हमने पुनः 4 भागों में डिवाइड कर दिया, और ये प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मैटेरियल नाउन। थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन में एक्चुअल में वो नाम्स आते हैं जो एग्जैक्ट नेम्स होते हैं, जैसे राम, श्याम, दिल्ली, जापान, अमेरिका, तो ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर होता है, प्रॉपर नाउन सेंटेंस के प्रारंभ में लिखा हो या बीच में लिखा हो, सब्जेक्ट का काम कर रहा हो या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा हो, तो ये जो है हमेशा इसका पहला लेटर जो है कैपिटल लेटर से बिगिन होगा। तो ये प्रॉपर नाउन का आपको मैंने ब्रीफ आइडिया दिया। मैं इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अच्छा आपको वीडियो बना के लॉन्च करूंगा। अभी तो क्योंकि मुझे आर्टिकल समझाने हैं, इसलिए मैं थोड़ा आपको ब्रीफली से डिस्क्राइब कर रहा हूं। दूसरा होता है कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स के अंतर्गत वो नाउन्स आते हैं, वो नेम्स आते हैं, उन चीजों के नाम आते हैं जो एक पूरे ग्रुप को लेके चलते हैं, पूरी कम्युनिटी को लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया बॉय, तो बॉय कोई एक पर्टिकुलर नाम नहीं है, ये पूरे जो गर्ल बॉयज हैं, जो लड़के हैं, उन सबको मिला के अपन ने नाम दे दिया, एक पूरा कॉमन नाम हो गया गर्ल्स। तो ये आपका कॉमन नाउन्स में आता है। कलेक्टिव नाउन्स में आता है जो ग्रुप्स हैं उनको हम जो पुकारते हैं, उनको नाम लेते हैं, वो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे हमने कहा आर्मी, आर्मी कोई एक व्यक्ति से मिलकर नहीं बनती है, तो वो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आती है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। मैंने कहा फैमिली, फैमिली में 2, 4, 8, 10 लोग होते हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया। टीम, ये कलेक्टिव नाउन हो गया। बैंड, ये कलेक्टिव नाउन हो गया। क्लास, ये कलेक्टिव नाउन हो गया। तो कलेक्टिव नाउन में कोई एक व्यक्ति नहीं, समस्त व्यक्तियों का समग्र नाम एक कोई नाम से अपन ले लेते हैं। इसके बाद आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन से तो अपन समझते हैं जो थिंग्स मटेरियल से बनती हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, ये सभी मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, हमने आपको बताया इंटेंजिबल नाउन होते हैं, इंटेंजिबल वर्ड्स होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, ओनली फील कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक वर्ड होता है फेक, FAQS। F मीन्स फीलिंग, जो फीलिंग्स बताते हो, जो एक्शन को डिस्क्राइब करते हो, जो क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हो, और जो स्टेट को डिस्क्राइब करते हो, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्चुअल में ये जो नाउन है, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन, ये जनरली याद हो जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन याद नहीं होते क्योंकि ये जो है हमको मूर्त रूप में दिखते नहीं है। जैसे मान लीजिए कॉमन नाउन में अपन डॉक्टर कह दें, या कॉमन नाउन में अपन टीचर कह दें, या कॉमन नाउन में अपन स्टूडेंट्स बोल दें, तो हमारे माइंड में एक पिक्चर बन जाएगी, स्टूडेंट्स की बन जाएगी कि एक बैग टांगे हुए कोई बच्चा स्कूल जा रहा है। डॉक्टर का अपन बोल दें तो एकदम से हमारे आगे पिक्चर आ जाएगी कि एक स्टेथोस्कोप लेकर के और व्हाइट अपना एप्रन पहन के कोई व्यक्ति किसी पेशेंट को देख रहा है। लेकिन इनकी कोई पिक्चर नहीं होती, ये फीलिंग्स, भाव से समझे जाते हैं। जैसे स्मेल है, एक महसूस होती है। हेट है, नफरत, ये महसूस होती है। लव है, ये महसूस होने का काम। इनसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, इसलिए इनको बहुत ज्यादा हम
याद करने में हमें दिक्कत आती है, मूर्त रूप नहीं। दूसरा आता है जैसे फीलिंग्स में, ये हो गया एक्शन, जैसे थेफ्ट, थीफ का काम क्या है? थेफ्ट करना, चोरी करना। या और एक आध एग्जांपल ले लो, थेफ्ट ले लो, चोरी। तो चोरी क्या होता है? चोरी कई प्रकार से होती है, कोई सामान उठा ले गया तो भी चोरी होती है, या किसी वर्क में आपने कोई चोरी कर ली, रिश्वत ले ली, वो भी चोरी होती है। तो ये एक्शन में आ गया। क्वालिटी में आ गया, क्वालिटी के अंतर्गत जैसे ऑनेस्टी है, ऑनेस्ट, तो ऑनेस्टी इज द क्वालिटी में आ गया आपका। गुडनेस, बैडनेस, ये सभी क्वालिटीज के अंतर्गत आ गए। और स्टेट के अंतर्गत जैसे चाइल्डहुड है, बॉयहुड है, ठीक है ना, द पुअर है, रिच है, ये स्टेट्स दशा दर्शाते हैं। तो ये एक हमने आपको नाउन का ब्रीफ डिस्कशन बताया, लेकिन इसके अलावा भी देयर इज अ मेजर कैटेगरी आल्सो, टू मेजर कैटेगरीज हैं, दे आर काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। मीन्स द नाउन्स कैन फर्दर बी क्लासिफाइड in two categories, number one now काउंटेबल एंड नंबर दूसरा अनकाउंटेबल। अब अपन उस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि ये जो आर्टिकल्स हैं उनके बेस पर ही अपन लगाएंगे। देखिए, तो काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? जिन नाउन्स को द नेम ऑफ थिंग्स विच कैन बी काउंटेड, दे आर नोन काउंटेबल नाउन्स। जैसे एक हॉर्स, 5 हॉर्स, 1 काऊ, 10 काऊ, ए पेन, 10 पेन। तो ये सभी आपके काउंटेबल नाउन्स के अंतर्गत आएंगे। और अनकाउंटेबल नाउन्स, द थिंग्स नेमिंग विच कैन नॉट बी काउंटेड, वो अनकाउंटेबल नाउन्स के अंतर्गत आ जाते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन्स को हम जो गिन नहीं सकते, जैसे मिल्क है, मिल्क काउंट नहीं किया सकता, राइस है। इसी तरीके से और अपन आ जाए, फ्लोर है, चीज है। तो ये सभी आपके क्या आते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स के अंतर्गत आते हैं। वाटर है, तो अनकाउंटेबल नाउन्स और काउंटेबल नाउन्स के अकॉर्डिंग अपन जो है अध्ययन करेंगे कि कैसे आर्टिकल्स को हम लगाते हैं। तो टू टाइप्स ऑफ ब्रॉडली अपन ने डिफाइन कर दिया। नंबर 1 अनकाउंटेबल एंड नंबर 2 काउंटेबल नाउन्स। नाउन्स तो लिखा ही हुआ है, फिर भी लिख देते। अनकाउंटेबल नाउन्स के एग्जाम्पल आ गए आपका, जिसमें बता रहा था अभी, मिल्क है लिक्विड में, वुड है, ब्रेड है, वाटर है, राइस है, इंफॉर्मेशन है, एडवाइस है। देखिए, इंफॉर्मेशन ये और ये एडवाइस, ये सभी भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है अनकाउंटेबल नाउन ही होते हैं। इक्विपमेंट्स है, फर्नीचर है। तो ये जितने भी मैंने नाम लिखे हैं, ऐसे बहुत सारे नेम्स हैं। यू विल गेट ए नंबर ऑफ नेम्स इन व्हेन यू गो थ्रू द डिक्शनरी। तो ये जो वर्ड्स हैं ये अनकाउंटेबल नाउन्स के अंतर्गत आते हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहला तो यह अनकाउंटेबल नाउन्स का कोई प्लूरल नहीं होता। आप एडवाइस को एडवाइसेस नहीं कह सकते, आप इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशंस नहीं कह सकते, आप फर्नीचर को फर्नीचर्स नहीं कह सकते। तो ध्यान रखना, अनकाउंटेबल नाउन्स का कोई भी प्लूरल नहीं होता। दूसरा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। अब काउंटेबल नाउन्स पे आ जाते हैं। काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनको काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन्स को जो हम गिन सकते हैं, जैसे मान लो अपन ने लिखा 1 बॉय,
ए बॉय, 3 बॉयज, ए गर्ल, 2 गर्ल्स। तो आप देखेंगे इनमें दो अगेन जो है कैटेगरी बन गई। एक हो गया सिंगुलर नाउन जो एक को बता रहा है, एक का अर्थ का बोध देता है, और दूसरा हो गया प्लूरल नाउन जो आपका एक से अधिक के बारे में बताता है। तो अगेन काउंटेबल नाउन यू हैव डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, 2 कैटेगरी। तो दिस वन क्लासिफिकेशन इज सिंगुलर एंड देन प्लूरल। तो जो सिंगुलर नाउन होगी उसके पहले आपके ए और एन आएगा, इनडेफिनेट आर्टिकल आ सकता है, ओके। और जो प्लूरल नाउन होगा उसके पहले कोई भी इंडेफिनेट आर्टिकल नहीं आएगा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो ए और एन ये दो हैं ये इंडेफिनेट आर्टिकल है, इंडेफिनेट आर्टिकल है। और ये जो दा है या दी, अभी बताता हूं, इसके दो प्रोनाउंसिएशन है, दा एंड दी। तो ये कहलाता है आपका डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट दी आर्टिकल। तो टुडे my main focus is to learn you about these 3 articles a, n and the। अब देखिए दा के दो उच्चारण होते हैं, दा और दी। जब ये THE दा किसी वोवेल्स वाले वर्ड्स के पहले लगता है तो ये दी बोला जाता है, जैसे दी इम्प्रेशन, दी इम्प्लीमेंटेशन, दी इम्पोजिशन। लेकिन अगर इसी दा को कॉन्सोनेंट जो वर्ड्स से पहले लगाते हैं, जो वर्ड्स मान लो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है उसके पहले लगाएंगे तो इसको दा बोलेंगे, दा, द प्यूपल। तो ये इसके दो प्रोनाउंसिएशन है। तो हम डिस्कस करते हैं अब ए, एन और दा के प्रयोग के ऊपर। तो मैं कुछ आपको एग्जांपल्स भी बताऊंगा और कुछ आपको एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन भी बताऊंगा, और मैं बताता हूं इनको कैसे उपयोग करना है। तो ए और एन जो आपका इंडेफिनेट आर्टिकल है, जो सिंगुलर नाउन से पहले आएंगे जो वर्ड्स किसी सेंटेंस का जो नाउन है किसी सेंटेंस में अगर वो वोवेल वर्ड से, वोवेल साउंड से स्टार्ट होता है, ए ई आउ ओ यू वाउल से स्टार्ट होता है, तो वाउल से और उसका प्रोनाउंसिएशन वाउल्स हो रहा है तो आप एन लगाएंगे, और कॉन्सोनेंट से अगर आपका प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो आप उसमें ए लगाएंगे। तो ये तो इंडेफिनेट आर्टिकल का उपयोग हो गया। अब यूज ऑफ द और दी। जो डेफिनेट आर्टिकल द वहां यूज होता है जो ऑलरेडी आप जिस नाउन के बारे में यू हैव ऑलरेडी नोन, आप ऑलरेडी अगर उसको जानते हैं तो द यूज कर सकते हैं, उसके पहले द आएगा, उस नाउन से पहले द आएगा। दूसरा, जो अपने आप में यूनिवर्सल है, ओनली वन थिंग है, उनके पहले भी द आएगा। और जो होली बुक्स हैं, पवित्र पुस्तकें हैं, नदियां हैं, माउंटेन्स हैं, इनके पहले भी दा उपयोग होता है। और कुछ संस्थाएं हैं, स्कूल है, एजुकेशन है, हॉस्पिटल है, चर्च है, कोर्ट है, इनसे पहले उस समय दा का उपयोग नहीं किया जाएगा जो उन्हीं के उपयोग के लिए अगर उसका उपयोग किया जाता है, जिस चीज के लिए वो संस्थाएं बनी हैं, अगर उनका उपयोग उसी चीज के लिए किया जाता है तो दा का प्रयोग नहीं होगा। अदरवाइज जनरल सेंस में दा का प्रयोग किया जा सकता है। तो आपको देखिए, अब मैं थोड़ा कुछ एग्जांपल्स देता हूं, समझने का प्रयास करना। क्वेश्चंस एसएससी वगैरह में एरर डिटेक्शन के लिए आते हैं, 4 पार्ट्स रहते हैं या 5 भी होते हैं, और कैसे एरर डिटेक्शन करना है तो एक मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, एरर डिटेक्शन, या एक क्वेश्चन ही बनाता हूं।
find the error in the sentence। इस सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है, और वो भी एरर आपको केवल अभी जो है आर्टिकल्स से संबंधित फाइंड आउट करनी है। तो मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा, राम हैज स्टार्टेड, इसको नंबर 1 दे दिया। राम हैज स्टार्टेड एन इंस्टीट्यूशन इसको नंबर 2 दे दिया। फॉर एक मिनट Ram has started a school for the underprivileged, PREVELEDGED, under, for the unprivileged students to go to the school। मेरी बात समझना, ये आपका मान लीजिए पार्ट 3 हो गया, ये आपका पार्ट 4 हो गया, और ये पार्ट हो गया आपका नो एरर 5 हो। विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर? देखिए, राम हैज स्टार्टेड अ स्कूल फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट टू गो टू द स्कूल, ताकि जो गरीब बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़ने जा सके। तो स्कूल में क्यों काय के लिए जाते हैं बच्चे? जब पढ़ने के लिए जाते हैं। तो जब ये स्कूल पढ़ने के लिए बना हुआ है तो इससे पहले ये दा का प्रयोग नहीं होगा। यानी जो बिल्डिंग्स, जो संस्थान जिस कार्य के लिए बने हैं और उस कार्य को करने के लिए ही कोई संपादित करने के लिए कोई वर्क होता है, तो उससे पहले, उस बिल्डिंग से पहले, उस नाउन से पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा इसी तरीके का सेंटेंस फिर देखो, शी इज गोइंग टू दी, अब यहां मेरा वो बना लो, शी इज ये नंबर 1, गोइंग टू दी स्कूल ये नंबर 2, टू मीट ये नंबर 3, हर फ्रेंड FRIEND और ये नंबर 4, और ये बना दो आप नो एरर, ये मान लीजिए नंबर 5। शी इज गोइंग टू द स्कूल टू मीट हर फ्रेंड्स, इसमें किस पार्ट में गलती है? इसमें किसी भी पार्ट में गलती नहीं है, क्योंकि यहां पर जो दा आया है वो एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए आया है। ये बता रहा है कि वो पढ़ने नहीं जा रही है, वो स्कूल पढ़ने नहीं जा रही है। शी इज गोइंग टू मीट हर फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड से मिलने जा रही है। तो इसलिए दोनों का अंतर समझ में आ गया। जब कोई वर्क उस बिल्डिंग में प्रॉपर उसी वर्क के लिए व्यक्ति जाएगा, तो उस बिल्डिंग के जो नाउन से जो बिल्डिंग प्रदर्शित हो रही है उससे पहले आर्टिकल दा नहीं लगेगा। लेकिन यदि
उसका पर्पस पढ़ने जाना नहीं है, उसका पर्पस जो बिल्डिंग्स बनी है उसके लिए नहीं है, तो फिर आप उससे पहले दा लगाइए। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन this sentence and this sentence. Here this building has been made by Ram for the underprivileged student to go to there to learn there, but this sentence has another meaning. The girl is going to the school not for learning, she has gone there to meet her friend. दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा देखिए, बताते हैं अपन। She has gone to church. She has gone to church for prayer and no error. आप इसमें बताइए, इसमें किस पार्ट में गलती है? He has gone to church for prayer. चर्च प्रेयर के लिए बने ही होते हैं, इसलिए इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, इसलिए दिस सेंटेंस इज प्योरली करेक्ट, ये करेक्ट है। और अगर अपन ये इसी को दूसरा देखो, ये राइट है, इसके किसी भी पार्ट में गलती नहीं है। अगर हम ये कहें इफ यू वांट्स टू कैच द बस, तो फर्स्ट यू हैव टू गो टू चर्च, then pick up the bus from there. ये 1 मान लीजिए, ये 2 मान लीजिए, ये 3 मान लीजिए और ये 4 मान लीजिए। अब देखिए यहां पर चर्च जाने का उसका उद्देश्य क्या है? यहां पर चर्च जाने का उद्देश्य यह है कि वहां से बस मिलेगी, प्रेयर नहीं है करने का। तो इस बिल्डिंग का उपयोग वो क्यों कर रहा है कि सबसे पहले आप चर्च पे जाएंगे, चर्च से आपको जो है कहीं और जाने को बस मिलेगी। तो इससे पहले चूंकि एक स्पेसिफिक बिल्डिंग है और इस स्पेसिफिक बिल्डिंग से आपको आपका साधन मिलेगा, तो ये डिनोट करने के लिए इस डेफिनेट बिल्डिंग के लिए आपको यहां दाल लगाना पड़ेगा। इसलिए इस पोर्शन में, माने थर्ड पोर्शन में आपको गलती नहीं। समझ में आया कि जो बिल्डिंग्स जिस उद्देश्य के लिए बनी हुई है, अगर उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई पर्सन उस जगह जाएगा तो उसके पहले आर्टिकल द नहीं लगेगा, डेफिनेट आर्टिकल द बिल्कुल नहीं लगेगा। और यदि सिंपल वर्क के लिए जाता है, जर्नली जाता है, तो उस बिल्डिंग से पहले उस जो है द डेफिनेट आर्टिकल लगाया जाएगा। जैसे अपन कहते हैं आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू द स्कूल यस्टरडे टू अटेंड अ सेमिनार। तो यहां हमारा उद्देश्य ये, हम स्टूडेंट नहीं है, हम वहां एक सेमिनार अटेंड करने के लिए गए, रोज थोड़ी जाते हैं। तो इसलिए वो स्पेसिफिक बिल्डिंग हो गई कि वहां पर कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज हुआ और उस सेमिनार के ऑर्गेनाइजेशन में हमने पार्टिसिपेट किया। तो मतलब वी आर नॉट गोइंग देयर टू लर्न, हम वहां पढ़ने नहीं गए।
ओनली आज गए और जो आज का वर्क था वो पूरा करके आए। तो ये था प्रयोग द कहां लगता है। इसी तरीके से और एक आध एग्जांपल देता हूं मैं आपको। कौन से नंबर का मैं भूल गया शायद। द फादर took the child to the dentist। अब देखिए ये 1, ये 2, ये 3 और यहां लिख दो नो एरर। द फादर टुक द चाइल्ड टू द डेंटिस्ट, यानी एक जो पिता है वो अपने बच्चे को डेंटिस्ट के पास ले जा रहा है। तो चाइल्ड ऑलरेडी डेफिनेट है, अपने बच्चे को ले जा रहा है, ऑलरेडी नोन है, और उस डेंटिस्ट के पास ले जा रहा है जिसको वो ऑलरेडी जानता है, इसलिए इसके पहले भी दा लगा और इसके पहले भी दा लगा। तो ये है हाउ टू यूज अ डेफिनेट आर्टिकल इन अ सेंटेंस। और आगे देखिए, आई हैव डिस्पार्ट कर दिए, गिवन हिम ये आप दूसरा मान लीजिए, अब बुक थर्ड मान लो, और ये 4 और ये नो एरर फिफ्थ मान लो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए इस सेंटेंस में देखो एरर डिटेक्शन क्या करेंगे आप। आई हैव गिवन अ बुक, यहां तक बिल्कुल सही है, ऑफ रामायण, क्योंकि रामायण एक होली बुक है, एक ऐसी पुस्तक का नाम है जो एक धर्म ग्रंथ है। तो धर्म ग्रंथ के पहले हमेशा दा लगेगा, तो यहां पर आपको दा लगाना पड़ेगा। आई हैव गिवन अ बुक ऑफ द रामायण, मैंने उसको एक रामायण की पुस्तक दी। नेक्स्ट और देखिए, एक बात और अच्छा बताता हूं मैं आपको। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। व्हेन दी, ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन बता रहा। व्हेन द हाउस वाज, ये नंबर 1, सेट ऑन द फायर, सेट ऑन द फायर, कुछ भी बना के लाया हूं। ऑल द नेबरिंग, all the neighboring people ran and started, और क्या चालू किया उन्होंने, एंड स्टार्टेड एक्सटिंग्विशिंग, एक्सटिंग्विश मीन्स होता है आग को बुझाना, स्टार्टेड एक्सटिंग्विशिंग, एक्सटिंग्विशिंग इट, ये 4 है और यहां आपका नो एरर, ये 50 मार्क। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये आया हुआ है। देखिए
ये एसएससी में आए हुए क्वेश्चन हमारे पास एक है इस समय। When the house was set on the fire, all the neighboring people ran and started extinguishing it. मतलब जैसे ही घर में आग लग गई, वैन जब घर में आग लग गई या लगा दी गई, तो ऑल द नेबरिंग पीपल, पड़ोस में रहने वाले सभी जो लोग हैं, रेन दौड़े एंड एक्सटिंग्विशिंग इट, और उन्होंने शुरू कर दिया, स्टार्टेड एक्सटिंग्विशिंग इट, और आग बुझाना चालू कर दिया। तो देखिए यहां पर इस पार्ट में, देखिए 2 नंबर के पार्ट में यहां पर एक ये फ्रेज है सेट ऑन फायर, तो ये दा इसमें आएगा ही नहीं, फ्रेज है सेट ऑन फायर, इसका मतलब होता है आग लगना, इसमें दा कभी नहीं आता है। तो कुछ ऐसे भी एरर डिटेक्शन में आते हैं कि जो ऑलरेडी फिक्स्ड रहते हैं, जिनके साथ में कि आर्टिकल लगेगा या नहीं लगेगा, फ्रेज हुए, एडियम्स हुए, तो वो इस टाइप का ये सेंटेंस है कि सेट ऑन फायर होगा, ना कि सेट ऑन द फायर। व्हेन द हाउस वाज सेट ऑन फायर, ये होगा, ना कि सेट ऑन द फायर। All the neighboring people ran and started extinguishing the fire. नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है बड़ा अच्छा है। नेक्स्ट कौन सा था ये, 7 या 8 कोई भी होगा। अलेक्जेंडर गोज, एक अलेक्जेंडर गोज टू द चर्च, Alexander goes to the church on every Sunday and no error। ये वो क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अलेक्जेंडर गोज टू द चर्च ऑन एवरी संडे, इस सेंटेंस में आप देखिए कहां एरर है। देखिए चर्च किसके लिए बना हुआ है, चर्च बना हुआ है प्रेयर के लिए, और अलेक्जेंडर गोज टू द चर्च ऑन एवरी संडे, और प्रत्येक संडे को चर्च में जाता है, तो काय के लिए जाता है, वो प्रेयर के लिए ही जाता है। तो इस सेंटेंस में दा का प्रयोग नहीं होगा, ये दा का प्रयोग नहीं होगा। अलेक्जेंडर गोज टू चर्च ऑन एवरी संडे, यानी प्रत्येक संडे को जाता है, तो प्रत्येक संडे को जाने का अर्थ ये हुआ कि वहां प्रेयर के लिए जाता है। नेक्स्ट, गंगा इज वन ऑफ, नंबर 1, गंगा इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, द longest river that originates
फ्रॉम हिमालय। originate from the Himalaya। and next, no air। देखो इस सेंटेंस पे ध्यान देना। गंगा इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिमालय। इसके किस पोर्शन में गलती है? देखिए इस पार्ट में देखेंगे आप तो हिमालय से पहले दा लगा हुआ है, अपन को पता है माउंटेन से पहले दा लगाते हैं। इसमें इस पोर्शन में गलत है, क्योंकि यहां पर जो है गंगा एक होली रिवर है, तो इससे पहले दा लगेगा। क्या लगेगा? दा लगेगा। द गंगा इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिमालय। तो दोस्तों मेरा ये सिलसिला जारी रहेगा और इसी तरीके के सिंपल वर्ड्स पे मैं पढ़ा रहा हूं। मैं ऐसे छात्र जो दूर दराज रहते हैं और जिनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, हमारे वीडियो को फॉलो करें। मैं उनको धीरे धीरे ऐसे अवसर प्रदान कर दूंगा कि वो कहीं भी किसी भी एग्जाम में जो मैं स्टडी करा रहा हूं, एक परफेक्ट और एक कंप्लीट स्टडी उनको मैं प्रदान करूंगा। इस तरीके से मैंने छोटे छोटे वीडियोस डालना चालू किए हुए हैं। तो आज मैंने जो डिस्कशन किया वो डिस्कशन था कि आर्टिकल्स को हम कैसे लगाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी हमारा आर्टिकल्स पे ही आएगा। कुछ सेट पेपर सेट्स हम लाएंगे, उनको सॉल्व करते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे, क्योंकि आर्टिकल्स का बहुत बड़ा रोल है। इफ यू वांट टू बी अ परफेक्ट in English and if you want to speak fluently, you have to learn a number of words and you have to learn how to arrange these words in a proper order so that you will have a meaningful sense of them. So this is not a tough work. मैं ये सिलसिला जारी रखूं, आप मेरा साथ दें, आप हमारा वीडियो हमेशा फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो छात्र हैं, आपके छात्र जीवन में बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, उनको आप इसे शेयर भी कर सकते हो। खासकर स्कूल स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए भी ये काफी सीबीएसई पैटर्न पे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कल भी हमारा या नेक्स्ट आर्टिकल्स के ऊपर ही हमारा नया वीडियो आएगा, देखते रहिए। मैं योगेंद्र सिंह भदौरिया, नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज ग्वालियर से। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर निरंतर आप इसका अवलोकन करते रहिए। मैं आपको नए तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से ग्रामेटिकल पोर्शंस के जो भी टिपिकल पार्ट हैं, अभी आर्टिकल से स्टार्ट किया हुआ है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। समय के हिसाब से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और नेचुरली इफ यू कीप योर अटेंशन टुवर्ड मी, टुवर्ड माय वर्क, आई एश्योर यू दैट you will definitely become a very good and skilled person in English. Thank you very much.